बॉन्ड भी है, NH2 भी है, OH भी है, ये सारी चीजें हैं। इसके यहाँ पे हम कहाँ पे ले आएंगे इसको, देखो प्रायोरिटी हमने सेट कर रखी है। OH और NH2 में कौन पहले आता है, OH पहले आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। ये प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको 1 2 3 4 ये नंबरिंग दिया हमने। नेक्स्ट ब्यूट, ब्यूट हमने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि 4 कार्बन थे। फिर क्या लिखा हमने, टू ऑल, मतलब सेकंड पे OH ग्रुप है, OH सबसे पहला फंक्शन, इसका प्रायोरिटी हमने यहाँ पे रखा है। देन OH पे हमने ब्यूट टू ऑल लिख दिया है। अब इन किस पे है, क्योंकि हमेशा सफिक्स में ही लिया जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है। ब्यूट टू इन टू ऑल, कलर अलग अलग है, आप समझ पा रहे हैं आराम से। 3 पे एमिनो एसिड, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप में OH को प्रेफरेंस दिया गया, सेकंड प्रेफरेंस इन को दिया गया, मतलब डबल बॉन्ड को दिया गया। उसके अलावा जो बचा एमिनो, उसको हमने प्रीफिक्स बना दिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आप देखो। बोलो सर, पता कैसे चलेगा सर किसी ग्रुप का प्रीफिक्स लगाने की सफिक्स लगाना है? बेटा हमेशा ना एक चीज, एक हमेशा क्या होता है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले हो, उसको हम क्या बनाते हैं, उसको हमेशा सफिक्स बनाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसका प्रीफिक्स बन ही नहीं सकता। अगर वो भी अवेलेबल वहां पर है तो हम उसको भी सफिक्स ही बनाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सफिक्स बनता है, इसका प्रीफिक्स होता ही नहीं। ठीक है, इसके लिए उसको सफिक्स ही बनाएंगे। तो OH तो प्रेफरेंस में है, इसलिए OH का सफिक्स बना, और उसके साथ डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए उसका भी सफिक्स बन गया। इस तरह हमारे पास 2 सफिक्स हो गए बेटा। ठीक है ना? यस सर। और उसके अलावा जो बचा, अगर मान लो डबल बॉन्ड नहीं होता तो OH एक सफिक्स होता है, NH2 एक प्रीफिक्स होता। ओके सर। ये था इसका रीजन। 1 2 3 4 2 2 इन 2 ऑल, 3 पे एमिनो लगा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन है, गिव द आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड 1 है जिसमें CH भी लगा है और CO भी लगा है, इसका आयोपेक नेम लिखना है। आप बताएंगे इसमें प्रायोरिटी क्या होगी। प्रायोरिटी टेबल आपके पास फिर से आ गई है, प्रायोरिटी फंक्शन। हाँ बेटा, सर इसका आएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। बेटा सही आंसर है। कैसे है और हम चेक कराते हैं। देखो प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी ग्रुप में CH यहाँ पे आपके पास सामने है, ये वाला CH ग्रुप है, इसको हमने प्रेफरेंस ले लिया है इसी वजह से, और CO को हमने प्रीफिक्स मानेंगे और इसको CH को हम सफिक्स मानेंगे। और इसके यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और 5 से क्या होगा, पेंटेन, और CH लगा है पेंटेनोइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड हो गया बेटा यहाँ पे। और आक्सो हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि 4th पोजीशन पे CO ग्रुप है, तो 4 आक्सो पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। 4 आक्सो पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। समझ गए? आक्सो क्यों लिखा, क्योंकि CO को आक्सो बोलते हैं इसलिए। बैटरी कम है। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड का नाम, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है जिसमें OH लगा है, CH3 लगा है और डबल बॉन्ड C लगा हुआ है। ये 3 चीजें हैं। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आप बता दो भाई, कौन बताएगा? तनिषा आप हो, तनिषा? यस सर। आप बताओ बेटा। सर 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन और 2 ऑल। गुड, और चेक करते हैं क्या आंसर यही है। प्रायोरिटी ग्रुप चेक किया, OH सबसे पहले आया तो उसको प्रेफरेंस रखना है। बीच में अगर डबल बॉन्ड कहीं आ जाता है तो उसको लोएस्ट नंबर पे कर लेंगे। तो जैसा कि प्रायोरिटी टेबल में OH को प्रेफरेंस रखते हुए उसको 2 नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ हमने 2 नंबर दे दिया। नंबरिंग 1 2 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट 4, फिर देखो ब्यूट 4 नंबर से ब्यूट आ गया, और 1 पे इन आ गया, और 2 पे ऑल आ गया बेटा। और मिथाइल क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच की तरह 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। समझ गए होगे अब तो। चलो नेक्स्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये नया टॉपिक आपके लिए।
चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। सॉरी। आइसोमेरिज्म, बेटा आइसोमेरिज्म का नाम क्या, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है टू कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो बट उसके स्ट्रक्चर डिफर करे, ऐसे कंपाउंड, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। और इस तरह की जो फेनोमेना होती है उसको हम आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म की। इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, बट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करें आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं। फिर डिफरेंशिएशन के भी आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दो मॉलिक्यूल को जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, ऐसे दो कंपाउंड को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? या तो स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर बना के करेंगे तो उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम देंगे। अगर हम स्ट्रक्चर बना के नहीं करेंगे तो इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म नाम देंगे। तो देखो यहां लिखा है द कंपाउंड व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर। तो इसको हमने आइसोमर का एक डेफिनेशन यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया, आइसोमर का डेफिनेशन। अब इसके बाद इसके टाइप, एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हो गया इसमें, अगर इसके और पार्ट में बात करें, एक तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा इसका जो बनेगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आपको राइट साइड में पहले भी दिखाऊंगा। अब स्ट्रक्चर के हमने 5 टाइप किए बेटा। उसमें से सबसे पहला चेन हो गया, दूसरा पोजीशन हो गया, तीसरा फंक्शनल हो गया, और चौथा मेटामेरिज्म हो गया, और पांचवा टाटोमेरिज्म हो गया। ये 5 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 टाइप में हम लिखते हैं। इसको मैंने इस तरह भी याद किया हुआ था अपने टाइम में, मुझे याद नहीं होता था उस समय। हमने क्या किया, सीपीएमटी एक वर्ड बनाया, सीपीएमटी। सीपीएमटी, सी मतलब चेन, पी मतलब पोजीशन, एम मींस मेटामेरिज्म, टी मींस टाटोमेरिज्म। में फर्स्ट लिख दो या में फेल लिख दो, कुछ भी लिख दो जिससे तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो सीपीएमटी चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, एफ फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इस तरह से हमें 5 नाम याद हो गए। वैसे एक और होता है रिंग चेन टाटोमेरिज्म, सॉरी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नॉट टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस तरह से एक और नया आ गया है, दैट इज 6 टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जनरल क्या है, ये 5 है। कौन से? सीपीएमटी में फेल या सीपीएमटी में फर्स्ट। एक्चुअली सीपीएमटी एग्जाम हुआ करता था यूपी का, मेडिकल एग्जामिनेशन था, उस समय की बात, बहुत पुरानी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं टाइप की बात करूं बेटा, तो मेन टाइप इसका होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल जो कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो सी सिंगल बॉन्ड सी होगा तो उसमें होगा सिंगल बॉन्ड होगा। एक होता है कन्फर्मेशनल के बाद कन्फिगुरेशनल, मतलब कन्फिगर, कन्फिगर करके, मतलब एक बार मैंने सिंगल बॉन्ड के बारे में बात की, फिर हमने डबल बॉन्ड के बारे में बात की, जिसका कन्फिगरेशन फिक्स हो। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है, ऐसे को हम कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं बेटा। तो ये 2 टाइप हमने पहले स्टीरियो में किया, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगुरेशनली या कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, कन्फिगरेशनल में हमने फिर और टाइप कर दिए, एक हुआ ज्योमेट्रिकल और एक हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल, इसका कन्फिगरेशन फिक्स है, मतलब उसे आप स्ट्रक्चर बना के प्लेन ऑफ पेपर पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस में एनालाइज करना होगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। समझ गए बेटा? समझ गए होंगे। तो ज्योमेट्रिकल के फिर टाइप किए गए, ज्योमेट्रिकल 2 टाइप के हुए। अभी यहाँ पे सबसे बेसिक टाइप जो है वो है एक सिस और एक है ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऐसे 2 टाइप किए गए। किसके? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो बेसिक टाइप है, जो आपके लिए सीबीएसई में एनसीईआरटी लेवल पे जो लिखा गया है। वैसे और भी टाइप होते हैं, ईजेड भी होता है, एनटी भी होता है, ये कंपैरेटिव वे में हम पढ़ेंगे अपने कॉम्पिटिटिव कॉर्नर। अब देखो आइसोमेरिज्म को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या है आगे भाई? चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म की को डिफाइन करना है हमें,
और हमें ऐसा कोई एग्जांपल लेना है जिससे हम चेन आइसोमेरिज्म को प्रॉपर समझ सकें। जैसे अब चेन आइसोमेरिज्म को प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ कार्बन। चेन मतलब कार्बन की जो लेंथ है अगर उसको छोटी बड़ी कर दिया जाए, डिफर किसमें कर रहा है? नेचर ऑफ कार्बन, या फिर इसको लेंथ ऑफ कार्बन बोल सकते हो, आर नोन एज चेन आइसोमर एंड द फेनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इस फेनोमेना को क्या नाम देते हैं? चेन आइसोमेरिज्म, है ना बेटा? तो चेन आइसोमेरिज्म आप समझ चुके हो, चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड आता है, इस एग्जांपल अगर आप देखें, एग्जांपल्स आर, एक एग्जांपल होगा C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे बनने वाले दो कंपाउंड, एक का नाम ब्यूटेन जो आपके सामने है, N ब्यूटेन मींस नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरे का नाम है CH3CH3। इसके नीचे मैंने देखो एक CH3 और लगा दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इसका नाम अलग है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। टू कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रख रहे हैं, इवन मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, इसका कैलकुलेट करके आप देखोगे, बट ये डिफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक में जो लेंथ है उसमें 4 कार्बन है और एक के लेंथ में 3 कार्बन है बेटा, इसलिए ये दोनों डिफर कर रहे हैं। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में डिफरेंस किस वजह से है? लेंथ ऑफ चेन की वजह से, या हम इसको ब्यूटेन बोल दें और 2 मेथाइल प्रोपेन बोल दें, ये डिफरेंस किस वजह से है? लेंथ ऑफ चेन की वजह से है, इसलिए हम इसको चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। समझ ही गए होंगे। दूसरा एग्जांपल C4H8O है, देखो ये वाला हमने ब्यूटेनल बना लिया, एक हमने C4H8O बना लिया है और एक CH3CH2CH2CHO बना लिया। ये ब्यूटेनल है बेटा, पहला वाला कंपाउंड। दूसरा इसका है CH3 हमने नीचे लगाया, इसका मतलब हुआ 2 मेथाइल प्रोपेनल। ये दो कंपाउंड हुए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंशिएट क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द लेंथ ऑफ चेन या नेचर ऑफ चेन। चेन की जो लिंकिंग है चेंज हो गई है, तो एक स्टेट चेंज में पूरा था, या लिंकिंग चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। समझ गए? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपके सामने है। Compounds having same molecular formula but differ in the position of substituents, या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल। डिफर कहां से करेंगे? या तो उसके सब्स्टिट्यूएंट डिफर करेंगे, या तो उसका मल्टीपल बॉन्ड डिफर करेगा, या तो उसका फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा। एज पोजीशन आइसोमेरिज्म फेनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? देखो C4H8 एग्जांपल इसका एक हो गया, इसमें CH3CH C4H8 में डबल बॉन्ड देखो, सबसे टर्मिनल पे लगा दिया, राइट साइड में लगा दिया। अब मैंने उसको 1 ब्यूटीन बोला, और इसी चीज को अगर मैं डबल बॉन्ड को बीच में लगा दूंगा तो उसको मैं 2 ब्यूटीन बोलूंगा बेटा। हाँ, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये दो कंपाउंड हो गए, अलग अलग कंपाउंड। ये डिफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे एक प्लेस में 1 पे है, एक में 2 पे, इसलिए डिफर कर रहे हैं, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म का, एक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप जानते हो, इसका नाम परिचित हो इससे, इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन में हम ग्रुप लगा रहे हैं, तो 2 ग्रुप लगा दिए मैंने इस पोजीशन पे। ये दोनों कौन से पोजीशन है? दोनों बेटा एक विद रिस्पेक्ट टू CHO CH3 आर्थो पोजीशन पे। अब इस तरह से हमने इसका नाम लिखा, इसका नाम ऑर्थोटाल्वीन या टॉल एल्डिहाइड इसका नाम बोल सकते हो, या 2 मेथाइल बेंजल्डिहाइड इसका नाम बोल सकते हो। नॉमेनक्लेचर अभी यहाँ ध्यान नहीं रखना है। यहाँ 2 कंपाउंड देखने हैं कैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं। देखो CHO यहाँ भी लगा दिया, अब इसको मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दिया। CHO की पोजीशन चेंज नहीं की, यहाँ मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दिया, तो कौन सा हो गया है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स में कौन सा डिफर क्यों कर रहे हैं? डिफरेंस क्यों इसमें है? क्योंकि यहाँ पे CH3 की पोजीशन डिफरेंशिएट हो रही है।
ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इसका तीसरा बना लेते हैं, है ना। हाँ, कुछ बोल रहे हो? पैरा हो जाएगा। तो आप जानते हो व्यंजन में तीनों बन गए, आर्थो, मेटा, पैरा। विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन होगा, जो इस एक्चुअली उसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन हम दे रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन आर्थो, सेकंड पोजीशन इज मेटा, थर्ड पोजीशन इज पैरा। आगे बढ़ते हुए CH3 यहाँ पे आ गया, 4 मेथाइल बेंजाइलडिहाइड और पैरा डाल एल्डिहाइड। ये हमारे पास तीन है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें CH3 की पोजीशन चेंज हुई है। समझ गए ना। अब नेक्स्ट हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे पहुंच चुके हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मतलब कंपाउंड सेम तो है, कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम है, लेकिन वो डिफर क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंशिएट क्यों हो रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम दिया। एग्जांपल अगर बात करें, जैसे C3H6O इस साइक्लिक आइसोमर्स है। इसमें फर्स्ट है CH3CH2CHO, इसको प्रोपेनल नाम देते हैं, और दूसरा है CH3COCH3, इसका नाम होता है प्रोपेनोल। ये दोनों डिफरेंशिएट क्यों हो रहे हैं? एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? देखो यहाँ पे CHO लगा हुआ है। एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास CHO है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा है? CO। तो दो फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से डिफरेंशिएट, और वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसलिए इसको हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम दिया। समझ गए? अब देखो दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। डबल बॉन्ड और OH भी है, और इसमें OH के प्लेस पे O बीच में आ गया। एक तो यहाँ पे बोला जाएगा ईथर पर, और एक बोला जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे OH आ रहा है। ईथर क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि यहाँ पे O आ रहा है, इसलिए ईथर बोला गया इसको। तो दो फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंशिएट क्यों हो रहे हैं? दो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला? फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसका नाम है। साइक्लिक आइसोमर्स की बात करें, ये देखो ये दोनों एक ही चीज है। फंक्शनल ग्रुप वही है, मतलब ये साइक्लिक है। एक में छोटा साइकिल बन रहा है जो 6 वाला है, एक में साइकिल में जो रिंग बना रहे हैं, जो साइकिल बना रहे हैं, उसमें 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, दूसरे में 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिंग की वजह से, एक में रिंग छोटी है, एक में रिंग बड़ी है, तो इसको हम रिंग या साइक्लिक आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ये 3 हो गए। ये तीनों आपस में डिफरेंशिएट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी साइकिल अलग अलग टाइप से है। रिंग आइसोमर्स, नया आइसोमर्स। अब मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म एक नया नाम आ गया। मेटामेरिज्म बेटा कंपाउंड हमारे पास है, जो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, वही सेम चीज, बट डिफर इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटा। और फेनोमेना जो होती है उसे मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। बेटर एग्जांपल से समझ में आएगा, क्योंकि इसको हर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं देखता। सबसे अच्छा एग्जांपल ईथर का होता है, सबसे अच्छा और सबसे सिंपल ईथर। देखो यहाँ पे ईथर के दोनों तरफ, मतलब O के दोनों तरफ, यहाँ O है ना, यहाँ O लगा हुआ, इसके दोनों तरफ एथाइल एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे और एक एथाइल फंक्शनल यहाँ पे, इसके दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? एथाइल। और हमने इससे थोड़ा सा डिफरेंट इसको बोला क्या गया है, नॉमेनक्लेचर अगर चाहते हो आप लिखना, तो इसको एथॉक्सी ईथेन बोलते हैं। एथॉक्सी ईथेन क्यों बोलते हैं बेटे? यहाँ से यहाँ तक ना ये चेन मान लेते हैं, अगर इसको चेन मान के करते तो इसका नाम ईथेन होता है, और इसको ना फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, मतलब ब्रांच सॉरी जो प्रीफिक्स होता उसको, जो प्रीफिक्स होगा O के साथ आ रहा है, इसलिए उसको एथॉक्सी बोला गया, और रेस्ट पार्ट ईथेन। एथॉक्सी ईथेन इसका नाम है। अब दूसरा वाला देखो, बट इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे जो हमारे पास एल्काइल है वो कम और ज्यादा है। ठीक है ना, इसका नाम मेथॉक्सी ईथेन है। ये डिफरेंशिएट क्यों हुए? ड्यू टू एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के इधर और उधर जो आपके एल्काइल ग्रुप है
वो डिफरेंस है इसमें। हाँ बोलो बेटा। मेथॉक्सी, हाँ ये गलती है, मेथॉक्सी इथेन नहीं होना चाहिए बेटा, ये मेथॉक्सी प्रोपेन ही होना चाहिए, प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। इसी में सर इसके एक और पीछे जाऊं, यहाँ पे सर जो ये 4 एग्जाम्पल है मेथॉक्सी इथेन वाला, हाँ मेथॉक्सी इथेन नहीं है, मेथॉक्सी इथीन है। सर इसके बाद में क्या तो इस इतने को ना, इतने को मेथॉक्सी बोलते हैं, इतने को मेथॉक्सी बोलते हैं, और इतने को इथीन बोलते हैं, समझ गए। तो फिर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म का दूसरा एग्जांपल, एक हमने ईथर ले लिया फंक्शन ग्रुप, उसके कार्य देख लिया। अब देखो CO ले रहे हैं, पेंटेन 3 ओन हो गया और एक हो गया ऐसा पेंटेन 2 ओन, ये दो डिफरेंशिएट क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू CO के अराउंड जो हमारे ग्रुप लगे हुए हैं उससे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। पेंटेन 3 ओन एंड पेंटेन 2, समझ गए इसको। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके अराउंड जो एल्काइल है वो डिफरेंशिएट डिफरेंट है, इसलिए क्या है मेटामेरिज्म, मतलब मिडिल पोजीशन के अराउंड आइसोमेरिज्म शो करता है, इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट नोट करो, कॉम्पिटिटिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने O बताया आपको, O के साथ एक एग्जांपल ले लिया, CO के साथ एग्जांपल ले लिया, एक और भी एग्जांपल बनते हैं, सल्फर के साथ एग्जांपल आता है बेटा, NH के साथ एग्जांपल आता है आपका, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा C डबल बॉन्ड O और O, एस्टर के साथ भी एग्जांपल आता है। दिस एग्जांपल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लें बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ओनली एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ये वाले जितने हैं ना इतना यहाँ पे दिया OS CONH और COO, ये फंक्शनल ग्रुप, ये 5 हो गए आपके, यही केवल मेटामेरिज्म शो करते हैं। एक बात और आपको जाननी होगी, मेटामेरिज्म एक तरह से स्पेशल केस ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। क्यों, देखो पोजीशन में क्या है, यहाँ पे CO की पोजीशन तो चेंज हो रही है, एक में CO आपके इस पोजीशन पे है, कौन से थर्ड पोजीशन पे है, और एक में सेकंड पोजीशन पे है, ये CO की पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। एक तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म का स्पेशल केस है, आप बोल सकते हो मेटामेरिज्म इज द स्पेशल केस ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है, लेकिन जब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म ईथर में हो, सल्फर में हो, CO में हो, NH में हो, COO में हो, तो मेटामेरिज्म भी हो सकता है, इसे हमें चेक करना होगा। स्पेशल क्लास ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। लास्ट वाला देखो, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म होता है क्या, फिनोमेना of reversible interconversion of isomers due to the migration of alpha hydrogen। ये अल्फा हाइड्रोजन किसका नाम है, किस चिड़िया का, चिंता करते हैं किस चिड़िया का नाम, is known as टाटोमेरिज्म, is known as टाटोमेरिज्म। पहले डेफिनेशन तो मैंने याद रखनी है, एग्जांपल के तौर पे आप समझना होगा आपको, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन टाटोमेरिज्म फिनोमेना को शो करता है, इसलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। C2H4O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाला कंपाउंड है आपका पहला वाला एथेनल। अच्छा एथेनल में देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, और चेक करते हैं बेटा, जो CO होता है ना, जो CO ग्रुप है, क्योंकि मैंने CO बना दिया ग्रुप में, ये रिस्पेक्ट में जो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, इस CH3 को हम CH3 में जो C है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं,
उससे लगा हुआ हाइड्रोजन आपको अल्फा हाइड्रोजन मिला। Cu से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। समझ गए ना? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल इसी का लेते हैं। इसे बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड या एथेनॉल, और दूसरा आपने ले लिया ये वाला चीज। देखो विनाइल अल्कोहल, ये बना कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ समझते हैं। मैं यहाँ बना दूंगा, मैं एक अल्फा हाइड्रोजन बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो सी लगा दिया, ये सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब इसके हाइड्रोजन को ना ऐसे फैला दिया स्क्रीन। अब देखो इसको मैं ना ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, जिससे आप कर ऑक्सीजन इज 1, कार्बन इज 2, नेक्स्ट कार्बन इज 3। थर्ड कार्बन पे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, हम उसको किस पे ले आएंगे, फर्स्ट पे ले आएंगे, और फर्स्ट और सेकंड के बीच जो डबल बॉन्ड है बेटा, उसको हम सेकंड और थर्ड के बीच लगा देंगे। यही तो हमने किया है। इसी से हमारा क्या बन गया, विनाइल। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें पोजीशन ऑफ एटम चेंज हुई है, पोजीशन ऑफ एटम चेंज हुआ है। तो इसीलिए तो बोल रहा है कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कीटोन इनॉल में। कीटो इनॉल, इन मतलब डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, तो इनॉल बोलते हैं। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म इसको बोलते हैं। इसमें कन्वर्ट आ ही गया होगा। कोई डाउट है तो पूछो बेटा, कोई डाउट है? टाटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटो इनॉल बेसिक टाटोमेरिज्म जो हमारे 11th क्लास में सभी उतना ही पढ़ गए, बेसिक लेवल पे ही पढ़ गए। एडवांस लेवल पे या आगे वाले लेवल पे थोड़ा और कंटेंट एक बार क्लियर कर लेते हैं। टाटोमेरिज्म और भी होता है, कीटो इनॉल के अलावा भी होता है, लेकिन हमारे इस बुक में जो लिखा है अभी वही पे। अब आ गए हम सेकेंड पार्ट का। इसमें फिर से एक बार रिवाइज करा लो। सेकेंड पार्ट को पढ़ने से पहले हमने आइसोमेरिज्म जो पढ़ा, तो उसको हमने बेटा उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। फिर से बोलता हूं 5 पार्ट में। चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमर्स। और एक और है रिंग आइसोमर्स, और एक और वैसे बोल दिया था रिंग चेन, मतलब रिंग और चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो। आएगा एग्जांपल उसको दिखा। ये 5 चीजें आपने देखी, लेकिन इसमें सबसे बेसिक चीजें 5 चीज को आप कलेक्ट करो। इस 5 का एक ही डेफिनेशन है। कैसे? two compound which have same molecular formula, same molecular mass, but different structural formula due to अगर मैंने बोला लेंथ ऑफ चेन, that is chain isomerism. Due to position of functional group is called position isomerism. Due to क्या भाई, due to मिडिल पोर्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब ईथर जैसा, इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है? ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंशिएट क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन की बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। मतलब पूरी डिफिनेशन वही, ड्यू टू जो रीजन हो, ड्यू टू लेंथ ऑफ चेन, चेन आइसोमेरिज्म, position of functional group is called position isomerism. Due to functional group is called functional group isomerism. But different, but थोड़ा difference, मतलब वही, उसी से उसका नाम हो गया। आ गया ना? आ ही गया होगा भाई। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ध्यान रखना, इसमें बोला जाता है two or more than two compound which have same molecular formula, same molecular mass, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब इसमें स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएंगे। अरे भैया डिफरेंशिएट कहां से करेंगे? कहां से करेंगे डिफरेंशिएट? अब हम उसको प्लेन ऑफ पेपर पे या अपने बोर्ड पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसको स्पेस में उठा के देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? स्पेस में देखना। जब स्पेस में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जब स्पेस में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आओ हम अब स्पेस वाली चीजें समझते हैं। तो देखो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है?
isomers having same molecular formula but differencing in 3-dimensional orientation, मतलब वही 3D में डिफरेंशिएट कर सके हम, differing in 3D orientation in their atom in space is called stereoisomers and phenomena is known as stereoisomerism. अरे भैया समझ में आ ही गया होगा ना, आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में और डिस्कस करते हैं। ये क्या है बेटा, ये देखो हमने इसमें ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मर और ऑप्टिकल क्या क्या कर दिया, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मर और ऑप्टिकल 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। पार्ट नंबर 1, अगर ऑप्टिकल को भी हमने कहा किया 2 पार्ट में डिवाइड किया, नाम बड़े अजूबे अजूबे हैं। डायस्टीरियोआइसोमर, इनएंशियोमर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, पढ़ेंगे इसकी कहानी, है ना। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो 2 कार्बन बनने लग गए, आ गया 2 कार्बन, फिर से देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं 2 कार्बन ले आता हूं, देखो 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 आ गया। अब इसको मैं पाई बॉन्ड, पहले एक सिग्मा बॉन्ड लगाऊंगा और एक पाई बॉन्ड दोनों तरफ ले लेता हूं, क्योंकि मुझे 2 कंपाउंड लेने हैं। तो देखो दोनों तरफ मैंने ले लिया। अब देखो यहां पर हमने एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लगा दी, हमें सिग्मा बॉन्ड दिखाना है, हमें दिखाना है एक मॉलिक्यूलर का प्लेन क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ करना है। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है इसलिए एनिमेशन का यूज किया यहाँ पे। 2 कार्बन से 2 ग्रुप लग गए, रेड कलर से हमने यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दिए, दिख रहे होंगे आप लोग। अब इसको दोनों कार्बन को हमने जोड़ा है, किससे, पाई बॉन्ड से। कैसे कैसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं कुछ ऐसे। ध्यान रखने वाली बात है बेटा। अब देखो CH3 लगा देता हूं, थोड़ा सा और बताता हूं, फिर समझाता हूं कैसे होगा ये। आगे यहां पे भी CH3 लगा देता हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कार्बन जो आपस में, मान लो पेन मेरे पास है, मार्कर ले लेता हूं, ये मार्कर मेरे पास है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। इस कार्बन के मेरी तरफ यहाँ पे एक CH3 लगा दिया है और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया है। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, इस CH3 वाला जो कार्बन है, इसमें CH3 वाला कार्बन, ये चारों एक ही प्लेन में है। और यहां लगाऊंगा भी मैं हाइड्रोजन, बट मेरी तरफ क्या है, मेरी तरफ 2 CH3 है। मेरी तरफ क्या है, देखो मेरी तरफ 2 CH3, आपकी तरफ क्या है, अगर मैं आपकी तरफ कर दूं, आपकी तरफ 2 CH3, मतलब दोनों CH3 या तो आपकी तरफ है या तो मेरी तरफ है, मतलब सिमिलर ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड 6। लेकिन ध्यान रखना, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन, इन चारों कार्बन को एक ही प्लेन में रखा गया है। और ये जो ऊपर रेड कलर से बना है वो क्या है, बताता हूं ना, समझो। वो एक चीज है, देखो बेटा मैंने यहां पे मार्कर लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा। मतलब ये पाई बॉन्ड है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं पाई बॉन्ड का एक लोब, पाई बॉन्ड का दूसरा लोब, ये मॉलिक्यूलर प्लेन, ऐसे 2 मॉलिक्यूलर प्लेन हो गए, ठीक है। ये इस तरह से इसी एक जैसे प्लेन में होता है। एक तरफ वाला दिखा देता हूं, आपकी तरफ वाला ऐसे, समझ रहे हो, आपकी तरफ, और ऐसा उल्टा मेरी तरफ 2 रहेंगे। आपकी तरफ मैं अगर CH3 लगा देता हूं, अपनी तरफ 2 HH लगा दूंगा। अब यही बोला जाता है 2 सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में हो, उसे सिस बोलते हैं। अगर एक आपकी तरफ हो, एक मेरी तरफ हो, CH3, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस के दूसरा वाला बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, चारों के चारों कार्बन के एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये मेन पॉइंट है। आगे थोड़ा और बढ़ा के दिखाता हूं तुम्हें। हाइड्रोजन लगा दिया मैंने यहाँ पे, लगा दिया। ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। CH3 और CH3 एक बार एक ही डायरेक्शन में है, एक ही तरफ है। हम कैसे देखते हैं इसके लिए एक चीज और समझाना चाहूंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बताने के लिए, समझने के लिए बेटा मिनिमम 2 कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कब करता है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया। बेसिक कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर 1,
restricted rotation. Number 1, restricted rotation. Number 2, no two hands are equal. इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का? क्या मतलब है नो टू हैंड्स आर इक्वल? इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है? नो टू हैंड्स आर इक्वल, इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग होता है कि हमारे दो हैंड्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं बोर्ड पे लिख करके। आप बोर्ड की तरफ मूव कर लो अपने आप को। चलो, जैसे हमने सी डबल बॉन्ड सी लिखा है। अब सी डबल बॉन्ड सी में ये जो डबल बॉन्ड है, पहले इसको मैं समझाऊं डबल बॉन्ड है क्या, हिंड्रेंस कैसे हो जाती है, ये तो मेन चीज है बेटा समझने के लिए। ये जो डबल बॉन्ड बनता है बेटा, ये पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बनता है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? ये हमारी लेटरल ओवरलैपिंग होती है। इस वजह से एक प्लेन बन जाता है, प्लेन में पूरा है, ये पूरा सी सी एक प्लेन में। और इससे लगे हुए जो दो ग्रुप होंगे ऐसे वाले, जैसे एक CH3 हो गया, एक H हो गया, ACH3 हो गया, एक H हो गया, इस सब की सब में एक प्लेन में होते हैं। अगर सिमिलर ग्रुप उसमें से सेम साइड में आ गया तो सिस बोल दिया, अपोजिट साइड में ट्रांस। लेकिन उसकी पहले जो बेसिक कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की सबसे बेसिक कंडीशन होती है कि ज्योमेट्री उसकी फिक्स होनी चाहिए। ज्योमेट्री फिक्स होनी चाहिए। और बेटा ज्योमेट्री फिक्स करने के लिए आपको मेनली क्या समझना होता है? जब आप ज्योमेट्री फिक्स करने की बात करते हो, किसी की ज्योमेट्री फिक्स हो, तो उसके लिए आपको समझना होता है कि उसमें रोटेशन ना हो, उसकी रोटेशन हिंडर्ड हो जाए। और हिंड्रेंस के लिए पाई बॉन्ड यहाँ काम आता है। हिंड्रेंस का और भी तरीके हैं, और भी कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो हिंड्रेंस के लिए? मैं इसको एक बार और बना लेता हूं नीचे। हिंड्रेंस के लिए आप अगर दो कार्बन की चेन को, दो कार्बन को किसी रिंग के साथ कनेक्ट कर दो, मतलब रिंग बना दो उसका पूरा, तब भी ये हिंड्रेंस होगा बेटा। अब यहाँ पे आप दो ग्रुप लगा सकते हो। तो अब ये पूरा ये जो सिस्टम है इतना पूरा, ये वही काम कर रहा है जो पाई बॉन्ड काम कर रहा था। रिंग का फॉर्मेशन हो तब भी हिंड्रेंस होगा, डबल बॉन्ड बन जाए तब भी हिंड्रेंस होगा। ठीक है। और दूसरी मेन पॉइंट, भाई तो पहला पॉइंट हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का पहला पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कैसे किया सकता है? या तो हम पाई बॉन्ड बनाकर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या तो हम ये रिंग, इस तरह का रिंग फॉर्मेशन करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी बात आती है। कौन सी बेटा? दूसरी बात। दूसरी बात आती है अब जो इसके एक तरफ लगे हुए ग्रुप है। एक तरफ का मतलब ऐसे थोड़े देखेंगे हम CH3 और ऐसे थोड़े देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि along, मतलब along a pi bond, इस तरह देखते हैं। ये एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक तरफ, इसको एक तरफ बोलते हैं। इसलिए वो जो लाइन हमने अपने उसमें प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, देखो CH3 कि ऊपर या नीचे ऐसे देखा गया है। मतलब ये दोनों ग्रुप यहाँ चेक किए जाएंगे। कोई ऐसा मत चेक करेगा यहाँ दो CH3 लगा दिए, क्या वो ज्योमेट्रिकल? अरे भैया वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो हो गई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, दूसरी कौन सी है? अरे भैया दूसरी कंडीशन है नो टू हैंड्स आर इक्वल। एक कार्बन पे लगे हुए दो ग्रुप कभी इक्वल होने ही नहीं चाहिए। मतलब यहां पे अगर मैंने दो CH3 लगा दिया, बोला क्या ये भाई आइसोमरिज्म शो करेंगे? तुम बोलोगे ना, नहीं शो करेंगे। भाई इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा CH3 सिस बनाता है, इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा CH3 ट्रांस बनाता है, तो कैसे शो करेगा ये? क्या बोलूंगा मैं इसको? इसमें तो एम्बिग्युइटी आ रही है। एक ही दो स्टेटमेंट मुझको दे रहा है कंपाउंड, नहीं शो करेगा। शो करने के लिए केवल दो कंडीशन। पहली क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी कंडीशन नो टू हैंड्स। अच्छा, कोई पूछा मुझसे सर ऐसा कुछ करें कि CH3 के प्लेस पे यहाँ पे मैं कुछ फ्लोरीन रख देता हूं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या? कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब डबल बॉन्ड है इसमें, इससे लगे हुए यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो, इससे लगे हुए दो ग्रुप इक्वल नहीं है। इधर बेटा CH3 और H लगा हुआ है, इधर H और F लगा हुआ है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? देखा HH तो है भैया, हम तो सिर्फ बोल ही देंगे। और अगर ऐसा कुछ बोल दिया ये यहाँ CH3 लगा, अब बताओ क्या सर? नहीं CH3 नहीं, कुछ और लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा देते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? अरे ज्योमेट्रिकल की दो कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड है, जी हाँ है। इस पे दो ग्रुप डिफरेंट है, जी हाँ है।
इस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन इसका नाम सिस ट्रांस नहीं होगा, इसका नाम कुछ और होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको आगे फिर पढ़ोगे, इसके नाम EZ से कन्फिगर किए जाते हैं। ई आइसोमेरिज्म मतलब इंटीजर एंड जेड मतलब जुस्मैन मींस टुगेदर, ये दो नाम और आएंगे। EZ आइसोमेरिज्म जो नया नाम जनरेट होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इस कंडीशन की वजह से जनरेट होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि इसको सिस ट्रांस बोल सकते हैं, नहीं इसको दूसरा एक नाम दे देंगे, क्या, ई और जेड। मैं रफ कर रहा हूं बोर्ड की चीजें, समझ गए होगे? हाँ समझ ही गए होगे। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट इसी को प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अच्छा सा किया है, ध्यान से देखो। 6 आइसोमर, फर्स्ट वन, the isomers in which two identical atoms are grouped lie on same side of double bond is called cis isomer। समझ गए ना? दूसरा ट्रांस आइसोमर, क्या लिखा जाता है इसके लिए? देखो, it describe the relative orientation, मतलब वैसे सिस और ट्रांस के पहले मैंने ये लिखा था कि describe the relative orientation of functional group within the molecule, इसको सिस ट्रांस टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब इसे यहां लिखा हूं नीचे, क्या लिखा है यहाँ पे? In which two identical atoms are grouped lie in opposite side of the double bond is called trans isomer। जिसमें दो ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं ना। चलो CS3 लगा दिया उसको। आपके जो आपके नोटबुक में लिखा रहता है ना, किताबों में लिखा ऐसे लिखा रहता है, वहां तो मैंने समझा दिया डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड ऐसे ही होता है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड ऊपर की तरफ, इसमें अपोजिट साइड ट्रांस। देखो बन गया ना सिस और ट्रांस। नाम कैसे लिखेंगे इसको? देखो 4 इसमें भी 4 इसमें भी। इसका नाम ब्यूटीन है, उसका नाम भी ब्यूटुइन है, दोनों का नाम ब्यूटुइन है। डिफरेंस कैसे है नॉमेनक्लेचर में? एक का नाम सिस ब्यूटुइन है, एक का नाम ट्रांस ब्यूटुइन है। समझ में आया क्या? चलो आगे क्या होगा? ब्यूटुइन दोनों का नाम है, पहले का नाम है सिस ब्यूटुइन और दूसरे का नाम है ट्रांस ब्यूटुइन। हाँ, हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया। क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ढंग से समझ में आ गया बेटा? ढंग से समझ में आ गया है? यस सर। गुड। अब हम बात करते हैं कन्फॉर्मर्स के बारे में। कन्फॉर्मर्स जो कि सी सिंगल बॉन्ड सी, अभी यहां डबल बॉन्ड की पूरी कहानी चली है, केवल डबल बॉन्ड की, एल्केन की कहानी पूरी चली है ज्योमेट्रिकल को शो करने के लिए। अब केवल एल्केन की कहानी चलेगी कन्फॉर्मेशनल के लिए या कन्फॉर्मर्स के लिए। आप बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, a form of stereoisomerism in which the isomer can be interconverted exclusively by rotation about C single bond C. These are called rotamers. अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से इसको डिफर कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसको रोटामर्स बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, इसको कन्फर्मेशनल बोलते हैं। समझ गए क्या? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा। अगर मैं बात करूं इथेन मॉलिक्यूल का, बेटा इथेन मॉलिक्यूल में 3 ग्रुप लगे अगर हैं तो कुछ ऐसे लगे होते हैं। कैसे? देखो ऐसे दिख रहा हो, थोड़ा पीछे चला रहा हूं तो दिख ही रहा हो, ऐसे इसके अराउंड रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं साइकिल के 2 पहिए ले लो, एक पहिया यहां लगा दो, एक पहिया यहां लगा दो, बोल रोटेट कर भाई, रोटेट करेगा ना? इसको रोटेट कर भाई, रोटेट करेगा ना? अगर मैं चाहता हूं दोनों में कोई रोटेट ना करे तो मैं क्या करूंगा? एक डंडा डाल दूंगा दोनों में, मतलब एक ऐसी चीज लगा दूंगा दोनों में कॉमन हो जाए तो रोटेशन बंद हो जाएगा। अरे वही तो डबल बॉन्ड था भाई, ये रोटेशन था। जब मैं साइकिल का पहिया लगाऊं यहाँ पे और यहाँ पे रोटेट कर रहा था इसके रिस्पेक्ट में, और इस रोटेशन को मैं हिंडेड करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बॉन्ड लगा दूंगा जो रोक देगा।
वही पाई बॉन्ड था, वही रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, वही डबल बॉन्ड का की जरूरत थी, वही बॉन्ड हटा दिया, रोटेशन फ्री हो गया, इसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में ले आए। A form of stereoisomerism in which isomer can be interconverted exclusively by rotation about C single bond C. These are called rotamers या rotational isomers। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है, एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आपको CH3 भी 2 दिख रहे हैं, H भी 2 दिख रहे हैं और इधर भी H2 दिख रहे हैं। कैसे होगा ये, कैसे बना होगा ये कुछ ऐसे भाई, ऐसे ना एक कार्बन ऐसा होता है, अगर मैं इस कार्बन को आपकी तरफ ले जाऊं, एक आपकी काला वाला कार्बन आपकी तरफ, ये वाला मेरी तरफ, गोरा वाला मेरी तरफ, काला वाला आपकी तरफ समझ गए क्या? अब इस कार्बन को मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से, इस पे भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इस पे भी 3 ग्रुप लगे हुए, मैं इधर से देख रहा हूं, ये ओरिएंटेड, अगर मैं इसे खड़े हो ऐसे मैं देखूं, ऐसे देखूं, इस तरह से ऊपर से, ये वर्टिकल व्यू होता है, ऐसे व्यू होता है, ऊपर से देखा है, ठीक है ना? जब इस तरह से व्यू देखेंगे, नीचे वाला कार्बन मुझे नहीं दिखेगा, तो उसका जो यहाँ पे प्रोजेक्शन हमने दिया, जो ये चीज बनाई है, वो वही चीज है, मतलब ये 3D का व्यू था, उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया, 3D को 2D में। 3D का जो एल्केन का प्रोजेक्शन, जो 3D यहां बनाया जाता है, उसका नाम होता है साहार्स प्रोजेक्शन, वो नाम में भी आएगा, साहार्स। कौन सा हार्स? घोड़ा नहीं है, घोड़े जैसा है, जैसे घोड़े के 2 पैर होते हैं ना, एक सर होता है, एक पूंछ होता है, वैसे, बट वो चीज नहीं है आपको, इसका नाम साहार्स प्रोजेक्शन है, अभी बताता हूं उसके बारे में। इसके 2 यहाँ पे, एक ऊपर, एक 2 यहाँ पे, ऐसे 6 ग्रुप, इस कार्बन से 3, इस कार्बन से 3 लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड साहार्स प्रोजेक्शन। लेकिन उसी को मैं कहूं चिपटा करके बताओ, ये 1-2D में बताओ, मेरे पेपर पे उसको बनाओ, जैसे मेरे ऊपर ही कोई लाइट पड़ रही है और जो मेरी परछाई बनती है, वो जो परछाई होती है, मेरी परछाई, मेरी इमेज जो बनती है धूप पड़ने से, वो जो बनती है 2D में, उसको क्या बोलते हैं भाई? 2D परछाई हमारी है ना, मेरा प्रोजेक्शन है ना, वो 2D में है ना, एक प्लेन पे बन गया ना, धरती के ऊपर बन गया होगा, 2D प्रोजेक्शन। अब मैं 3D हूं, मेरा 3D का 2D बना रहा है, दैट इज 2D प्रोजेक्शन। इस यहां हमारी केमिस्ट्री में न्यूमैन प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाएगा, और 3D प्रोजेक्शन किसको बोला जाएगा? जो 3D में दिखता है उसे साहार्स प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाएगा, घोड़े जैसा साहार्स प्रोजेक्शन 3D। 2D वाला कौन सा होगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ गए क्या? चलो, अब ये भी भैया, इसमें भी एक कहानी। अब जब कार्बन और एक कार्बन का टर्मिनल एक दूसरे के सामने, एक CH3 इस पे रखा और एक CH3 इस पे रखा, दोनों आमने सामने, ऐसे यहां पे भी होगा, यहां पर भी एक होगा, यहां पे मेरे पास 1-2 ही हाथ है, ये इतनी दिखा पाऊंगा, लेकिन तुम समझो, विजुलाइज करो, एक यहां पर भी होगा हाइड्रोजन, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, CH3 यहां सामने सामने है। जब 2 CH3 बेटा आमने सामने होते हैं, जब 2 CH3 आमने सामने होते हैं, तो उसका 3D प्रोजेक्शन हो या 2D प्रोजेक्शन हो, उसका एक नाम दिया जाता है जो कि इक्लिप्स्ड कहलाता है। इक्लिप्स्ड, ECLIPSED, ECLIPSED, इक्लिप्स्ड। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ऊपर, यहां ऊपर से देखूं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, ऊपर से देखूंगा ना तो नीचे वाला कार्बन मुझे नहीं दिखेगा। ऐसे मैं अगर देखूं तो मुझे नीचे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। ऊपर से देखने से अगर नीचे वाला कार्बन ढक जाए, यहां कार्बन से लगा हुआ बॉन्ड भी ढक जाए, तो हम उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। अगर ना ढके तो उसे बोलते हैं स्टैगर्ड। अगर नीचे वाला हमें ढक जाए, नीचे वाला ना दिखे, तो दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड। अगर नीचे वाला
ना ढके तो उसे बोलते हैं स्टैगर्ड। बताऊंगा आगे और इंटरेस्टिंग बात करनी इसी और कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो बेटा जब ऐसे पूछता हूँ, दो पेन है मान लो, एक प्लेन पे है, पूछू भाई एंगल बढ़ रहा है, बोलो कहां बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, एंगल कितना होगा 180 होगा, बताते हो ना। यहां तक क्या एंगल 90, बताते हो ना बेटा, ये 90 एंगल है, ये कितना है 180 एंगल है, ये कितना है 90 एंगल है। भाई एंगल यहां बता सकते हो क्या, मैं यहां पे यहां रख दूं, मैं इसको रोटेट करूं यहां से, मैं पूछू एंगल में कुछ चेंज दिख रहा है, एंगल में कुछ चेंज दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ दिख रहा है, लेकिन इसको एंगल नहीं बोलेंगे, इसको डाइहेड्रल एंगल बोलेंगे, इसको एंगल नहीं बोलेंगे, बस नाम चेंज हुआ है। एंगल उतना ही होगा जितना पहले में था, जितना यहां था, लेकिन बेटा इसे एंगल नहीं बोलेंगे, इसे डाइहेड्रल एंगल का नाम देंगे। डाइहेड्रल एंगल कहां और कब बोला जाता है, जब दो प्लेन के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, इस बुक में जीके की वजह से ऐसे मैंने खोल दिया और बोला इस पेज में और इस बुक के इस पेज में एंगल कितना है। भाई चाहे तुम इस दो पेज के बीच एंगल देखो, यहां पे इसके बीच एंगल देखो, या इसमें पतली सी स्ट्रिप काट लो और इसमें एक पतली सी स्ट्रिप काट के इनके बीच का एंगल देख लो, तो एंगल तो उतना ही रहेगा, चाहे दो बॉन्ड के बीच एंगल देखो या पूरे पेज के बीच एंगल देखो। लेकिन कभी भी एंगल अगर दो पेज या दो प्लेन के बीच देखा जाता है तो उसे डाइहेड्रल एंगल नाम दिया जाता है। अगर कभी भी एंगल दो प्लेन के बीच में देखा जाता है तो उसका नाम डाइहेड्रल एंगल होता है। ये आपको समझना, समझ चुके हो। मैं दो चीजें बात कर चुका हूं यहाँ पे, एक इक्लिप्स की बात किया हूं, एक स्टैगर्ड की बात किया हूं, एक डाइहेड्रल एंगल की बात किया हूं। एक बात और भी कर लेता हूं, इसी बात में आगे बढ़ लेते हैं फिर। हाँ, अगर 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 दो ग्रुप देखो भाई सामने सामने एक जैसे हैं, रिपल्सिव नेचर है, इनके बीच का रिपल्सन यहाँ रिपल्सन नहीं, इसमें इसके बीच का रिपल्सन को रिपल्सन नहीं, टॉर्सनल 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 TORSIONAL टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है। मैं दो नए वर्ड यूज कर रहा हूं, एक एंगल नहीं डाइहेड्रल एंगल, एक स्ट्रेन नहीं टॉर्सनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन वर्ड यूज किया जाता है। इसके बीच के रिपल्सन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन नाम देते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं, स्लाइड पे। दूसरा इंटर कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं। अब रोटेशन है, रोटेशन रोटेट किया 60 डिग्री रोटेशन दिया, पेन से भी दिखाऊं ना तुम्हें थोड़ा सा रोटेशन, तो आप यहां बुक में देख लो रोटेशन 60 डिग्री। जो काम ऐसा था सामने सामने था वो रोटेट होके अब 60 डिग्री हो गया। ये सामने सामने था रोटेट हो गया, सामने सामने था रोटेट हो गया। इस रोटेशन से जो नया चीज बनता है बेटा उसको हम स्टैगर्ड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टैगर्ड। पहले क्या था? इक्लिप्स्ड। पहले क्या था? इक्लिप्स्ड। अब क्या है? स्टैगर्ड। पहले क्या था? इक्लिप्स्ड। अब क्या है? स्टैगर्ड। समझ में आया? पहले इक्लिप्स था, अब क्या है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड जब हमने कोई रोटेशन दे दिया, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर यही मॉलिक्यूल है जहां दो कार्बन यहां पे, इससे लगे दो CH3, मतलब इसका नाम ब्यूटेन है। ब्यूटेन के थ्रू कितने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? इसका क्या आंसर होगा? ब्यूटेन के थ्रू कितने स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? तो इसका बेटा आंसर होगा कि इसके थ्रू हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल। कैसे? अब रोटेट करते हो, जब रोटेशन करोगे तो रोटेशन करते समय जब इस तरह आप रोटेट कर रहे हो किसी चीज को, है ना, तो रोटेशन कर रहे हो तो रोटेशन से ढेर सारा आइसोमरिज्म पॉसिबल है। किसी एंगल पे कर लो, 0 डिग्री जो यहाँ पे
तो उसको और रोटेट कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया आपने, है ना। कितना किया आपने, थोड़ा सा बढ़ाया आपने, जीरो को आपने 1 डिग्री किया, 1.1 डिग्री किया, 1.2 डिग्री किया, तो हल्का हल्का चेंज किया, तब एक नया चीज तो बनेगी ना। उसको हम कौन सा आइसोमेरिज्म नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, समझ गए ना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम क्या हुआ, स्टैगर्ड। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को या कन्फर्मेशन को रोटामर्स के नाम से भी जानते हैं। These isomers are formed by rotation of C single bond C, that is called sigma bonds. सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनता है, C सिंगल बॉन्ड C के रोटेशन से बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। समझ गए। दूसरी, एल्केन्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, आपके आईटी जेई का क्वेश्चन था। एल्केन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, ढेर सारा बना सकते हो, इसमें रोटेट करा सकते हो आप ढेर सारा। द रोटेशन अराउंड द C सिंगल बॉन्ड C इज नॉट कंप्लीटली फ्री। इसमें थोड़ी सी एनर्जी तो लगती है, उतनी नहीं लगती इतना जब डबल बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी तो लगती है, और वो थोड़ी सी एनर्जी तो बहुत थोड़ी लगती है। इट हिंडर्ड बाय स्मॉल एनर्जी बैरियर अराउंड 1 to 20 किलो जूल पर मोल। एक मोल का अगर कोई सिंगल बॉन्ड है उसको रोटेट करने के लिए 1 to 20, जबकि उसमें तो 240 के आसपास लगती है डबल बॉन्ड में। तो वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है इसमें। दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन, इसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। अगर कंफर्मेशन ऑफ इथेन की बात करें, जो C सिंगल बॉन्ड C के अराउंड है, इसके पास एटम वगैरह है, कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट अदर कार्बन एटम, एक को स्टेशनरी रखो और दूसरी को रोटेट करो, इस तरह रोटेट करो अराउंड C सिंगल बॉन्ड C, एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे आप। दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन, तो इससे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन अराइज होंगे, जो कि जेई का क्वेश्चन ही था। ठीक है। However, there are two extreme cases. Such conformation with hydrogen atom attached to two carbon atom close together as much as possible is called, अगर मैं सामने सामने रख दूंगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अगर मैं सामने सामने रखता हूं और अगर इसको दूर रखता हूं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट में रखता हूं, स्ट्रीम पे रखता हूं, तो उसे हम सबसे दूर पे जो रखने पे जो आता है वो एंटी नाम होता है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। मतलब एज फार एज ए पार्ट इतना रख सकते हैं, या बहुत दूर रख सकते हैं, तो कहां तक रख सकते हैं, इसको रोटेट करके मैं यहां तक रख सकता हूं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड का एक स्पेशल केस है एंटी कंफर्मेशन। इक्लिप्स के बारे में कितना लिखा हुआ मैंने, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साहार्श एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहार्श, यहां हार्श देख लेना, साहार्श एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, बेटा इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, द मॉलिक्यूल्स व्यू एट CC बॉन्ड हेड ऑन। हेड ऑन मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, हेड ऑन देखेंगे, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसी बात जो मैंने आपको की थी, है ना, हेड ऑन पोजीशन से देखते हैं। द कार्बन एटम नियरर टू द आई रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट, और जो दूर होता है अवे फ्रॉम द आई वो हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वहां भी किया था। अभी बना के फिर से दिखा देते हैं एक बार। जो आपके सामने, जो आपके नियरर है उसको पॉइंट से, और जो आपसे दूर है उसे हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। The lines radiating from center of the circle denotes the bonds of the carbon closest to us. जो हम एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते जो हमारे सामने है, और जो पीछे है उसे सर्किल से। सर्किल पे हम कैसे बनाते हैं, अभी बना के दिखा दूंगा आपको। These lines radiating from the circumference, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, एक मिनट मैं आपका स्क्रीन खोल देता हूं, आपको बोर्ड पे बना देता हूं कि आपको मेरी दिख ही रहा होगा, ये वाली स्क्रीन दिख ही नहीं होगी।
अगर मैं यहां लिखूं कार्बन और कार्बन, बेटा यहां पे ऐसे, इसको ऐसे, या CH3 आपका है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। और अगर मैं इसको इसी तरह बनाऊं, एक ऐसा ले लिया, तो ये मतलब ये हमारा, हमारे फ्रंट, हमारी तरफ वाला कार्बन है, और ये हमसे दूर वाला कार्बन है। और अगर ये सामने एक लिस्ट फॉर्म है तो यहीं पे हम बना देंगे, ये CH3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी CH3, ये क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, और ये H। ठीक है ना? बोर्ड पे आप देखें जरा, इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन का नाम। तो यही लिखा हुआ, दोज लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस डिनोट द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन फार्थेस्ट फ्रॉम अस। ये हमारे पास ना, ये वाला जो नीचे वाला, ये दूर है, ये डॉट वाला हमारे पास। द स्टैगर्ड फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज 2.55 एंगस्ट्रॉम। मैंने बस डेटा दिया, उसको जरूरत नहीं है, छोटा कर देता हूं इसको और ऊपर कर देता हूं, हटा ही देता हूं। तो ये हो गया बेटा, इक्लिप्स फॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई 2.11 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 2.11 एंगस्ट्रॉम है। और दूसरा डायहेड्रल एंगल इन इक्लिप्स फॉर्म इज 0 डिग्री सेल्सियस। डायहेड्रल एंगल इक्लिप्स फॉर्म में कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर हम बात करें तो डायहेड्रल एंगल स्टैगर्ड फॉर्म में जो मैं एंटी फॉर्म कर रहा हूं, पूरे 180 डिग्री पे जो रोटेट कर देते हैं, जो ऐसे पूरा रोटेट कर देते हैं इस वाले को इधर से, इसको हम क्या बोल रहे हैं? 180 डिग्री पे, इसको हम बोल रहे हैं स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड का एंटी। ये हमारे पास एंगल बनता हुआ, और फिर एंगल के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमने इसको रेयरर कार्बन बोल दिया, पीछे वाले को जो सर्कल से डिनोट किया, वो जो सर्कल से डिनोट है उसे रेयरर कार्बन, और जो डॉट से डिनोट है उसे नियरर कार्बन, अपने पास वाला, और अपने से दूर रेयर, नियर एंड रेयर। ठीक है? तो अगर मैं इस तरह प्रोजेक्शन करूं तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये हाइड्रोजन है, चारों लगा दिया मैंने, और स्टैगर्ड कंफर्मेशन इसी को बोलते हैं। इसमें हमने 60 डिग्री का भी रोटेशन किया है। 180 डिग्री तो हम लोग एंटी बोल देंगे, अभी उसका एग्जांपल मैं दे लूंगा अभी। न्यूमैन प्रोजेक्शन में और भी चीजें, ये इक्लिप्स फॉर्म है बेटा, देखो आगे और सामने, मतलब एक नियरर एक रेयरर, दोनों कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन के बीच 0 डिग्री का एंगल है। रिमेनिंग कंफर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू कंफर्मेशन। स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जो भी 1-1 डिग्री के एंगल पे जो बनते हैं, बीच के जितने कंफर्मेशन होंगे वो सारे बेटा इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में होंगे, और उसको हम स्क्यू कंफर्मेशन के नाम से जानते हैं। एक नोट बना लो, नोट में लिख लो, अपार्ट फ्रॉम द इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड द रिमेन कंफर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू कंफर्मेशन। सबको हम स्क्यू नाम दे देते हैं। तीसरा, और उसकी स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी जो दूर होते हैं सबसे ज्यादा होती है, इक्लिप्स की स्टेबिलिटी रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी चेक करते हैं उसकी सबसे कम होती है, और स्क्यू कंफर्मेशन के बीच में होती है। इक्लिप्स कंफर्मेशन में जो बॉन्ड होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, मैक्सिमम रिपल्सन होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। स्टैगर्ड कंफर्मेशन में बॉन्ड और मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए इसमें मिनिमम रिपल्सन होता है। ठीक है ना? अब हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, और ये हमारे कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म पूरी तरह